हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। उसके ऑलरेडी कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है द सन्यासी फ़कीर रेबेलियन, यानी कि उनका जो विद्रोह हुआ था। अभी तक हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश एम्पायर ने किस तरह से उसमें इंडिया में जो है अपना रूल शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो एक्सप्लॉइटेशन के बाद में क्या हो गया, विद्रोह रेबेलियन शुरू हुआ। सबसे पहले है सन्यासी फ़कीर, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कि उस टाइम का सबसे पहला बोल सकते हैं स्टार्टिंग में होने वाला मूवमेंट था। ओपन खोल्ड द सन्यासी और सन्यासी फ़कीर रेबेलियन began in Bengal after the terrible famine of 1770। तो बंगाल में ही शुरू हुआ ये, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वो जो अकाल उनका पड़ा था, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने वहाँ पर भेजे जा रही थी जितना भी अनाज वगैरह था। तो उसके बाद में ग्रुप्स ऑफ सन्यासीस, जो सन्यासी थे, हिंदू एसिस्ट जो थे, हिंदू तपस्वी आप बोल सकते हैं, और जो फ़कीर थे यानी कि जो मुस्लिम में विश्वास रखते थे, मुस्लिम तपस्वी थे वो। तो जो हिंदू थे उन्हें सन्यासी बोला गया और मुस्लिम थे उन्हें फ़कीर। हु ट्रेडिशनली traveled freely for pilgrimage and charity, found their movement restricted by the British East India Company policies। अब इन लोगों का क्या था कि कहीं भी कहीं से भी इधर उधर जा सकते थे, घूम सकते थे फ्रीली अपनी यात्रा करने के लिए या चैरिटी करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ये भी अपने जो है मूवमेंट में फ्रीली नहीं जा सकते थे। इनको रोक दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था, स्पेशली बाय द न्यू लैंड एंड टैक्सेशन पॉलिसी। खासकर जो न्यू लॉ आया था इनका, न्यू लैंड और टैक्सेशन पॉलिसी आई थी, उसमें द प्रिसाइज मोटिवेशन ऑफ द सन्यासीज एंड फ़कीर हैव बीन डिबेटेड। अब इसका क्या मोटिवेशन क्या था, मेन क्या था, वो नहीं पता चला कि एक क्या मेन रीज़न था। वो हर एक जगह पर डिबेटेड है, यानी कि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। बट ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड दे अटैक्ड ब्रिटिश ट्रेजरी एंड टैक्स कलेक्टर। लेकिन नेक्स्ट 3 डेकेड तक, 3 डेकेड्स, 3 या 30 सालों तक आप बोल सकते हैं, इन्होंने जो ब्रिटिश ट्रेजरीज थी यानी कि जो खजाने थे या फिर इनका जो टैक्स जहाँ पे कलेक्ट होता था उन जगहों पे अटैक किया। द ब्रिटिश कॉल दैम बैंडिट, एग्जीक्यूटेड सम ऑफ दैम एंड यूज देयर सुपीरियर फोर्सेज टू इवेंचुअली डिफेट दैम। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको बोल दिया बैंडिट है, कि ये तो डाकू है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारे उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने मार डाला था। और जो थे मतलब अपने से जो सुपीरियर थे उनकी फोर्सेस को अपनी यानी कि अपनी फोर्सेस को यूज़ करके इनको हरा दिया था। दिस रेबेलियन लेटर इंस्पायर्ड द बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोवेल आनंद मठ। अब ये जब हुआ था, इस विद्रोह हुआ था ये जो बंगाल का, इसके बाद जो बंगाल के राइटर थे, बंगाली राइटर थे, कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने अपनी नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। ये 1882 में लिखी गई और इसी से इंस्पायर होकर ही, ये रिबेलियन से इंस्पायर होकर ही इन्होंने लिखी थी। इट कंटेन द सॉन्ग, अब इसी के अंदर सॉन्ग है वंदे मातरम, विच वुड इंस्पायर इंडियंस ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकेम इंडियाज नेशनल सॉन्ग। और यही था जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे जो है ये फ्रीडम का स्ट्रगल भी चल रहा था। तो उस टाइम पे इसी सॉन्ग ने सबसे ज़्यादा जो है इंस्पायर किया, मोटिवेट किया इंडियंस को, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में इंडिया का फर्स्ट जो है नेशनल सॉन्ग भी ये बना था। अब सन्यासी का हो गया, उसके बाद आता है ट्राइबल का अपस्ट्राइंग जो है यहाँ पर हुआ, यानी कि उनका विद्रोह शुरू हो गया। इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज फेस्ड यूनिक थ्रेट्स एज द ब्रिटिश एक्सपेंडेड इनटू फॉरेस्ट एंड हिल्स, डिस्टर्बिंग देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। अब क्या हो गया, ये जो ब्रिटिश थे ये क्या कर रहे थे, लैंड तो लगभग ले लिया, अब ये लोग अपनी जो भी चीज़ें थी या कम्युनिटी थी, जो अपना रूल था, उसको फॉरेस्ट और हिल्स वगैरह का जो हिली एरिया है वहाँ पर भी एक्सपेंड कर रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हो गया था, जो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी उनकी जो नॉर्मल लाइफ थी, जो ट्रेडिशनल वे थे, वे डिस्टर्ब हो रहे थे पूरी तरह से। द ब्रिटिश डिस्क्राइब ट्राइबल एज प्रीमेटिव, रिस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड forest produce, sometime acquiring tribal land or turning it into private property, imposing cash tax, catching tribal in debt traps,
replacing traditional tribal councils with the British legal system and encouraging missionaries to civilize and convert tribal to Christianity. अब देखो ये क्या करने लगे, इन्होंने क्या किया, इनको जो है डिस्क्राइब किया, इनको जो है मतलब आदिवासियों को क्या कहने लगी, प्रीमेटिव, आदि मानव जो है इन्हें बोलने लगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया इनकी एक्सेस को। ये पहले ये फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते थे, वैसे ही रहते थे। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इनके जो फॉरेस्ट से जो ये चीज़ें लेते थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम ये चीज़ें नहीं ले सकते विदाउट आवर परमिशन। जो भी फॉरेस्ट से चीज़ें ले रहे हो या जो उसमें फल फ्रूट आ रहे हैं वो नहीं ले सकते। और कई बार क्या करते थे, ब्रिटिश जो इनकी ट्राइबल लैंड होते थे उनको वो खुद ले लेते थे, एक्वायर कर लेते थे, उसके बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लेते, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल दिया। उसके बाद उसी के ऊपर टैक्स लगाना है। फिर जो अब टैक्स लगेगा तो क्या होगा, उनके ऊपर डेफ्ट आएगा, ठीक है, कर्ज आ जाएगा, तो वो उसको ट्राइबल्स को क्या कर दिया, पूरी तरह से कर्ज में डुबा दिया। देन जो उनके ट्रेडिशनल थे, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनकी या रिचुअल्स थे, उनको जो है ब्रिटिश के जो लीगल सिस्टम यूज़ करके उनकी काउंसिल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और जो मिशनरीज आते थे उन्हें जो है इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कि इनको सिविलाइज बनाओ, उनको सही से रहना सिखाओ और इनको जो है ट्राइबल से क्रिश्चियनिटी में चेंज करवाओ, कन्वर्ट करवाओ। तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों के साथ करने लगी। बिसाइड अ कॉलोनिकल लॉ कैटेगराइज्ड 100 ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब्स। अब इसमें भी एक क्या था, इन्होंने एक अलग ही अपना रूल बना दिया था, लॉ बना दिया था, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है क्रिमिनल ट्राइब के नाम से इन्होंने जो है स्पेशली बताया वहाँ पर, कोजिंग दैम टू बी अनजस्टिसली हैरेस्ड फॉर डेकेड। अब जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन सबको क्या बोल दिया इन्होंने, तो क्रिमिनल बोल दिया। अब ये क्रिमिनल है तो ये जो है हमेशा से ही अनजस्टिस इनके साथ होता रहा और इनको बहुत ज़्यादा जो है हैरेस किया गया बहुत सालों तक। Some of the above abuse led some tribes to rise in rebellion against the colonial power. अब इस तरह के जब अब्यूज़ होने लगे तो जो कुछ ट्राइब्स थी, जो ट्राइब वहाँ पर रह रही थी, उनमें से कुछ ने क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमंग द फर्स्ट सच इवेंट, अब इन सब में कुछ जो है पहले वाले में जो यहाँ बताया गया है, एक है कोल अपस्प्रिंग, ठीक है, कोल विद्रोह बोला जाता है 1831 से 1832 छोटा नागपुर में, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है। Started when the British introduced land policies that favored outsider over the original tribal inhabitants. अब जो फॉरेन पॉलिसी ये लेकर आए लैंड की, उसमें क्या था, जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना उनको ज़्यादा बेनिफिट था, यानी कि बाहर से लोग आकर जो है यहाँ पर जगह ले सकते हैं, अपनी प्राइवेट कंपनी वगैरह खोल सकते हैं, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए इतना बेनिफिट उसमें नहीं था। तो पहले तो कोल ट्राइब का ही हुआ। सो द कोल ट्राइब विच इंक्लूडिंग द मुंडाज एंड आरोन्स अमंग अदर्स, इनके साथ ही टेम्परेली इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया देयर कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट टेरिटरी बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। तो कुछ एरिया पर इन्होंने जो अपना कंट्रोल कर लिया जब तक कि ब्रिटिश ने इन्हें हरा नहीं दिया था। उसके बाद आता है संथाल रेबेलियन ऑफ 1885 से 1886, अ वाइड स्प्रेड अपस्प्रिंग ऑफ द संथाल पीपल अक्रॉस पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड। तो ये भी झारखंड के ही जो है लगभग कुछ हिस्सों में ये रहा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। वॉज लेड बाय द टू ब्रदर्स, और इसको जो है दो भाइयों ने जो है क्या किया था, ब्रदर्स थे जिन्होंने इसको नेतृत्व किया, हेड किया, सिद्धू और कानू मुर्मू। तो ये जो दो थे, एंड रेबल्ड अगेंस्ट मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर्स थे उनके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार होते थे उनके खिलाफ भी, हु वर टेकिंग अवे देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स विद ब्रिटिश सपोर्ट, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, इनके जो लैंड थे जो यहाँ पर ये कितने सालों से रह रहे हैं, वो इनकी चीज़ों को ये इनसे ले रहे थे, छीन रहे थे, तो इन्होंने इन सब के खिलाफ क्या किया था, युद्ध किया, ठीक है, रेबल कर दिया। द संथाल declared their own government and vowed to fight to the last drop of blood. तो इन्होंने क्या किया, अपने आप की ही अपनी गवर्नमेंट जो इन्होंने बना ली, और वहाँ पे इन्होंने कसम खाई कि हम अपने खून की लास्ट बूंद तक क्या करेंगे, फाइट करेंगे। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज ब्रूटल, लेकिन ब्रिटिश का जो रिस्पॉन्स था वो इससे भी खतरनाक था। आफ्टर सम इनिशियल लूजेस, अब स्टार्टिंग में तो वो हारे, दे बर्न्ड एंटायर विलेजेस एंड किल्ड 1000 ऑफ संथाल। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे गांव ही जला दिए। युद्ध में तो वो नहीं जीत पाए,
तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे गांव जला दिए, बहुत सारे लोगों को मार डाला, इंक्लूडिंग इवेंचुअली द रिबेल लीडर, और इसके अंदर ही जो रिबेल के लीडर थे, जो हेड थे, वो भी मर गए। However, the daring Santhal rebellion inspired other tribal communities to resist colonial rule. अब इन्होंने इनको तो मार दिया, लेकिन इनकी वजह से क्या हो गया, जो बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो भी इंस्पायर हुई, उनमें मोटिवेशन आया और उन्होंने भी जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेसिस्ट किया, उनको भी मतलब विद्रोह करने लगे वो। अब ये स्केच है यहाँ पर लंदन न्यूज़ में जो बनाया गया था, जिसमें अनइक्वल जो है कन्फ्रंटेशन था संथाल के साथ और जो सिपाही वगैरह थे उनके साथ। अब इनके पास देखो बंदूकें वगैरह, ब्रिटिश के जो सिपाही थे, और ये तलवार और इनसे लड़ रहे हैं। तो ये जो है अनइक्वल जो है चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। नोट हाउ द संथाल्स आर डिपाइक्टेड इन द 1856 sketch. Draw from an artist's imagination, observe their complexion, dress, weapon and draw your conclusion as regard the image this depiction would create in the popular mind in Britain. और देखो ये उन्हें दिखाया गया, तो इसका क्या मतलब है? So in this 1856 sketch, the Santhals are shown with dark skin, minimal clothing, with traditional bows and arrows. They appear wild, primitive and violent, fighting British soldiers with their handmade traditional weapons. So this image drew from imagination, likely create a negative and fearful picture in the British public mind, depicting the Santhals are uncivilized, savage rather than people resisting injustice. It helped justify British rule as the civilizing mission, hiding the real reason for the tribal upsprings like exploitation and land loss. तो इस तरह से लोगों को दिखाया गया कि जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटेन में लोग रह रहे थे, उन्हें लगता होगा कि ये लोगों को कुछ नहीं पता, कपड़े तक नहीं पहने इन्होंने, इन्हें कुछ नहीं आता है, तलवारों से युद्ध लड़ रहे हैं। अब उन्हें ये थोड़ी पता कि क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, ये चीज़ें तो उन्हें कभी बताई ही नहीं गई हैं। तो एक गलत इमेज वहाँ पर लोगों की पेश की गई। नाउ उसके बाद क्या आता है, पीजेंट अपस्प्रिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब जो है किसानों का विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि उनको भी इकोनॉमिकली जो है बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इवन विदाउट फेमिनिस्ट, पीजेंट सफर्ड अंडर द अनफेयर ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन, often losing their lands to money lenders और new landlords. अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बारी कोई अकाल वगैरह या कोई ऐसी सिचुएशन थी, बिना ऐसी सिचुएशन के भी किसान जो है बहुत अनफेयरली जो उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। जो उनका ब्रिटिश का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसकी वजह से किसान जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ओफन लूजिंग देयर लैंड्स, वो जो अपने लैंड लूज़ कर रहे थे, किसको, जो मनी लैंडर्स होते, क्योंकि वो उससे पैसे लेके क्या करते, जमींदार और मनी लैंडर से पैसे लेते और ब्रिटिश का जो है रेवेन्यू होता, वो टैक्स वगैरह होता, वो देते। अब मनी लैंडर के पास उनकी ज़मीन के कागज़ आ जाते तो वो उस पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह से जो है अब किसान भी जो है, सबका रेवोल्यूशन यहाँ पर चल रहा था, तो किसानों ने भी इसके लिए विद्रोह किया। द इंडिगो रेवोल्ट, इसे क्या बोला गया, इंडिगो रेवोल्ट। ठीक है, इलिस्ट्रेट दिस एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें इसी का एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है। यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड पीजेंट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल टू अबंडन फूड क्रॉप्स एंड इंस्टेड ग्रो इंडिगो प्लांट्स एज द इंडिगो डाई वॉज देन इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब यहाँ देखो क्या हुआ, जो यूरोपियन प्लांटर थे, ठीक है, वो क्या करते थे, किसानों को नॉर्दर्न पार्ट में थे जो बंगाल के, उनको फोर्स किया जाता था कि फूड क्रॉप्स तुम्हें नहीं उगानी है। ठीक है, उनको वो छुड़वा दिया और क्या उगाना है, इंडिगो प्लांट्स उगाने हैं, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप में इंडिगो की डाई जो है बहुत जो है लोग चाहते थे या डिमांड में थी, तो उनको पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिगो डाई वाले प्लांट्स ही आपको लगाने हैं। फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स एवरीवन अर्नड ह्यूज प्रॉफिट। अब जो इनसे लगवा रहे हैं उनको ही पैसे मिल रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो ये काम कर रहा है पीजेंट्स, जो किसान काम कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। Who were so poorly paid that they got trapped in debt slavery. अब वो इतने पुअर हो गए थे, इतना मतलब कम उन्हें दिया जा रहा था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कर्ज हो गया था, डेफ्ट हो गया था, यानी कि एक तरह से स्लेवरी वाला काम हो गया था, क्योंकि वो कर्ज जिसका लिया है वो बोलेगा मेरे लिए काम करो, उन्हें करना पड़ता था। When they refused to grow indigo, अगर वो मना करे कि हमें ये फसल नहीं उगानी है, they faced imprisonment, उनको जेल में डाल दिया जाता था।
टॉर्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी ख़राब कर दी जाएगी या छोड़ दिया जाएगा या उन्हें मतलब बहुत बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था. सो देयर अपस्प्रिंग वॉज directed mostly at the planter, who retailed by hiring mercenaries to attack the peasants. अब इनका जो किसानों ने जो विद्रोह किया वो मोस्टली किसके लिए था, जो प्लांटर्स थे, ठीक है, जो इनको बार बार जो है परेशान करते थे कि तुम जो है यहाँ पर ही ये फसल ही लगाओगे, इंडिगो के प्लांट्स ही लगाओगे. तो इनका जो है मोस्टली यही था, इन्हें और किसी से कुछ नहीं लेना देना था. इनका ये था कि हमें अपनी फसल लगाने दो. लेकिन जो ये प्लांटर थे इन्होंने क्या किया, रिटेल द हायरिंग, इन्होंने जो जो डाकू वगैरह या गुंडे या सिपाही जो भी आप बोल सकते हैं उनको हायर किया और किसानों पर अटैक करवा दिया पैसे देकर. अब इससे क्या हुआ, देयर कोज वॉज सपोर्टेड बाय एजुकेटेड बंगालीज एंड द बंगाली प्रेस. अब जो बंगाली प्रेस थी और कुछ जो पढ़े लिखे बंगालीज थे उन्होंने किसानों की इस चीज़ को सपोर्ट किया. अब ये सपोर्ट मिलने के बाद जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ इवेंचुअली फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द वर्स्ट अब्यूज़. अब इनके जो बहुत ज़्यादा गंदे वाले जो अत्याचार थे, बहुत बुरे जो अत्याचार थे, वो इन्हें कम करने पड़े, रिस्ट्रिक्ट करने पड़े थे इन सब की वजह से. नाउ इंडिगो इज़ द नेचुरल डीप ब्लू पिगमेंट यूज्ड इन डाइंग. कैन यू थिंक ऑफ अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन इंडिया टू डाई क्लॉथ? So India has used several natural substances that has been traditionally used in India to dye clothes, such as turmeric, henna, madder root, pomegranate rind, indigo, neem leaves, bark of tree, lac insect resin, etc. तो ये हमेशा से यूज होते आ रहे हैं. And these substances give various colors like yellow, reddish brown, red, pink, greenish, grey, purple, etc. These dyes were eco-friendly and used in traditional textile art like block printing, kalamkari or bandhani. So now there are more notable examples of offspring across the subcontinent. तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे जो है ये जो रिबेल हुए थे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल थे. Which along with the other aspects of the British rule that we saw earlier. अब ये किससे रिलेटेड थे, जो ब्रिटिश के रूल हमने देखे ना उसी से रिलेटेड सबके थे. सब लोग जो वही करना चाहते थे कि हमें ये सब नहीं करना. मतलब ब्रिटिश के रूल इतने ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करने लगे थे कि लोगों के पास रिबेल करने के अलावा कुछ और उनके पास इलाज ही नहीं था इस चीज़ का. बिल्ट अप द लार्जेस्ट अपस्प्रिंग ऑफ द 19th century. लेट अस टर्न ऑन टू इट. अब हमने ऊपर देखा छोटे छोटे रेबेल हो रहे थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा रेबेल उस टाइम पे बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले ये देख लेते हैं म्यूटिनी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट म्यूटिनी रेफर्स टू अ रेबेलियन बाय सोल्जर. सोल्जर जो है रेबेल करते हैं उसे हम म्यूटिनी यहाँ पर बोलेंगे. और सेलर्स हो सकता है, अगर नेवी में है तो सेलर होंगे, आर्मी में है तो सोल्जर्स होंगे. सो द ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857. द ब्रिटिश कोल्ड इट द सिपोय म्यूटिनी. तो उन्होंने सिपाही का जो आंदोलन इसे बोला सिपाही. लेट अस रिकॉल were the Indian soldiers enrolled in the East India Company, British Army. Its officer, of course, were almost all the British. अब देखो जो भी इंडियन सोल्जर्स थे, सिपाही यहाँ पर किनको बोला गया, जो इंडियन सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी में यानी कि ब्रिटिश आर्मी में जो एनरोल थे, काम कर रहे थे उनके अंडर, और जिसमें जो ऑफिसर थे वो सब क्या थे, ब्रिटिश थे. ठीक है, मतलब सारे जो हैं ब्रिटिश जो होते थे वो हेड रहेंगे. जो इंडियंस थे उनको सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट दी जाती थी जिसका नाम इन्होंने सिपाही रखा था. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस हिस्टोरियंस रिजेक्टेड द टर्म सिपाही म्यूटिनी. उसके बाद जो जो हिस्टोरियंस थे इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इस चीज़ को ही जो टर्म को रिजेक्ट कर दिया. प्रपोजिंग अ फ्यू अदर इंस्टेड. उन्होंने कुछ और इसके लिए बताया. फॉलोइंग मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वी विल कॉल द इवेंट, हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857. बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. लेकिन इसमें असल में हुआ क्या है, अब ये चीज़ है ज़रूरी तो कि इस रेबेलियन में हुआ क्या जो ये इतना आता है. सो वाई डू यू थिंक वॉज द टर्म सिपोय म्यूटिनी रिजेक्टेड आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इसे क्यों जो है चेंज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. सो द टर्म सिपोय म्यूटिनी was rejected by the historian after Indian independence because it gave the false idea that only a few Indian soldiers rebelled for personal or military reason.
तो इसमें ये लग रहा था कि कुछ सोल्जर्स हैं जिनको इशू था, अपने पर्सनल रीज़न की वजह से रिबेल किया। लेकिन रियलिटी क्या थी? द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a large and widespread upspring involving not just Indian soldiers but also farmers, landlords, रीजनल किंग्स एंड सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सिर्फ जो आर्मी के ऑफिसर्स या इंडियन सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि फार्मर, लैंडलॉर्ड सब थे, यहाँ तक कि राजा वगैरह। इट वॉज अ यूनिफाइड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ऑपरेशन। Calling it just a mutiny hides its true national character and the freedom struggle it represented. So, even earlier, there were several signs of several discontent among the सिपाहीज। स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही जो है, मतलब इससे पहले भी जो है बहुत सारे साइंस ऐसे थे जिसमें जो है सिपाही के बहुत सारे डिसकंटेंट, यानी कि सिपाहियों को दिखाया गया कि वो खुश नहीं है या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। बिगनिंग विद द सो कॉल्ड वेलोर म्यूनिटी, जिसे पहले जो ये वेलोर मुटिनी जिसे बोला गया है या विद्रोह जिसे बोला गया, इससे शुरू करते हैं ऑफ 1806, which erupted when the British introduced new uniform regulation that violated the religious practices of both Hindu and Muslim सिपाहीज। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक नई यूनिफॉर्म लेकर आई, यूनिफॉर्म का रेगुलेशन, जिसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही इसमें थे, इनकी टीम में या इनकी आर्मी में, उनके दोनों के ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसमें क्या हो रहे थे, वोलेट हो रहे थे, यानी कि दोनों के ही उल्लंघन हो रहा था, चीज़ों का तोड़ा जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड एंड वर रिक्वायर्ड टू शेव देयर बियर्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि अपने माथे पे आप कुछ नहीं लगा सकते हैं, और दूसरी आप जो है दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं रख सकते हैं। द सिपाही सीज द वेलोर फोर्ट। अब इन्होंने क्या किया, जो तमिलनाडु में है आजकल, प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है, उस फोर्ट में क्या किया, वहाँ पर कब्जा कर लिया। एंड किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर, और बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया और ट्रूप्स को मार दिया। द ब्रिटिश हाउ एवर क्रश द रिवोल्ट। उन्होंने किसी तरह जो इस विद्रोह को कुचल दिया, किलिंग और एग्जीक्यूटिंग 100 ऑफ सिपाहीज, बहुत सारे सिपाहीज को मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट मोस्ट सिपाही वर फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिलीज। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जितने भी सिपाही इनके अंडर काम करते थे वो ज़्यादातर किसान फैमिली के थे। अब किसान पे इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए थे कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था ये काम करने के अलावा। विच हैड बिन सफरिंग ग्रेट हार्डशिप ओनिंग टू द ब्रिटिश पॉलिसी और लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू पे, तो ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम थी, कठिनाइयाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए वो इसमें आते थे कि यहाँ से कुछ पेमेंट मिलेगी तो हमारा जो है थोड़ी सी सही से काम चल जाएगा। आफ्टर डेकेड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन, अब बहुत सालों तक इनकी जो फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ती रही, धीरे धीरे इन 1857 रूमर्स स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया डेट राइफल कार्टिलेज वर ग्रीज्ड विद काउ एंड पिग फैट ऑफेंडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम सिपाही। अब क्या हो गया, लोगों के बीच में मतलब जो नॉर्दर्न और जो सेंट्रल इंडिया था, वहाँ पर 1857 में ये जो ब्रिटिश आर्मी थी नई राइफल लेकर आई थी, तो उस टाइम पे एक ह्यूमर जो है फैला दिया गया, या पता नहीं वो सच था या जो भी था, फैला दिया गया कि जो न्यू राइफल आई है उनमें जो ग्रीस लगा हुआ है वो काव और पिग जो होते हैं उनके फैट से बना है। अब काव जो है हिंदू के लिए जो मानते हैं, माता की तरह मानते हैं, और पिग जो है मुस्लिम में प्रोहिबिटेड होता है, वो उसे नहीं खाते या यूज़ नहीं करते हैं। अब दोनों के ही जो है रिलीजियस यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ जो है हर्ट हो गई थी यहाँ पर। एट बैरकपुर इन प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में है जो आजकल बैरकपुर, वहाँ पर एक सिपाही था मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को, ये बात सुनने के बाद में, और साथ में ये भी था कि ये जो चीज़ होगी, मतलब जो बुलेट्स आएंगी या राइफल आएंगी, तो इनको पहले आपको मुंह से फाड़ना होगा। मुंह से फाड़ेंगे तो यानी कि वो गाय का और पिग का फैट खा रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उन्हें ये चीज़ बहुत गलत लग रही थी। तो एक मंगल पांडे ऑफिसर थे उस टाइम पर बैरकपुर में, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया। हिज एग्जीक्यूशन स्प्रेड फर्दर डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज। अब वो तो पकड़ा गया वहीं पर,
और उसे मार दिया गया। अब जैसे ही उसे मारा गया तो बाकी जो मतलब ऑलरेडी लोग इतने जो है डिस्कम्फर्ट थे, इतना डिससेटिस्फैक्शन था इन लोगों में, मतलब पूरी तरह से ये एक तरह से ब्रिटिश के खिलाफ पहले ही बहुत ज़्यादा थे, और जब ये इवेंट हुआ तो लोगों के अंदर और ज़्यादा जो है असंतोष फैल गया था। इन मेरठ इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, सम ऑफ देम किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड मार्च टू नियर बाय दिल्ली। उन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटिश जो भी उनके ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें मार दिया और मार्च करने लगे दिल्ली के पास। वेयर दे प्रोक्लेम्ड द एल्डरली बट पॉलिटिकल पावरलेस मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तो वहाँ पर उन्होंने जाके क्या किया, क्लेम कर दिया कि बहादुर शाह जफर जो हैं हमारे लीडर बनेंगे। अब वो पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं थी, पॉलिटिकली उसे बता सकते, वैसे कोई पावर उनके पास नहीं थी, और वो मुगल थे। ठीक है, हिज एम्पायर वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया इन दिल्ली। उनको बस दिल्ली में एक छोटा सा एरिया दे रखा था जहाँ पर वो अपना एम्पायर चलाता था। द मिलिट्री डिसीजन वर हाउ एवर टेकन बाय द कमांडर। अब मिलिट्री के डिसीजन कौन लेता है, हमेशा जो है कमांडर यानी कि उनका जो सेनापति होगा वही लेगा। द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब जब ऐसे इसको इस बात के बारे में पता चला तो ये रिवोल्ट जो है लगभग पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। विद सिपाही कैप्चरिंग की सिटीज़ लाइक कानपुर। अब सिपाही क्या करने लगे, जो मेन सिटीज़ थी उनके लिए, उन जगहों को सीज करने लगे, कैप्चर करने लगे। कहाँ का, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। एट कानपुर रेबल forces under Nana Sahib initially agreed to give safe passage to British civilians, but then massacred over 200 men, women and children for reasons that are still debated. अब पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर जब कानपुर में जो रेबल हुआ ये किसके, नाना साहिब जो हैं उनके अंडर में हुआ, यानी कि वो हेड थे इसके। अब जब हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश नागरिक है वो यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। स्टार्टिंग में वो इससे एग्री थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने 200 आदमी, औरतें और जो बच्चे थे उन्हें जो है मार दिया था। अब इसका ये भी नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न आज भी डिबेटेड है, इस पर आज भी बहस होती है कि क्या रीज़न रहा होगा। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज सिस्टमेटिक एंड एक्सट्रीमली ब्रूटल। अब इनका जो मतलब इनके पास तो बहुत बड़ी फोर्स है, तो इनकी जो रिस्पॉन्स आया वो सिस्टमेटिक था और बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही ख़राब, आप बोल सकते हैं क्रूर बोल सकते हैं। बिगनिंग विद द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली इन सितंबर 1857। सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली को दोबारा से कैप्चर किया, अपने अंडर में लिया 1857 में। व्हेन द ब्रिटिश फोर्सेस कंडक्टेड हाउस टू हाउस मैसकरेज। अब वो घर घर जाकर जो है लोगों को मारने लगे। एट कानपुर दे कंडक्टेड मास एग्जीक्यूशन डिजाइन टू स्ट्राइक टेरर इन द पॉपुलेशन। अब इन्होंने क्या किया, कानपुर में तो इन्होंने मास का एग्जीक्यूशन लिया, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को फांसी दी ताकि लोगों के अंदर इनका दहशत बने, टेरर बना रहे। इन अ लॉन्ग punitive campaign they burned villages and destroyed crops, causing countless death, vastly more than those inflicted by the rebel. अब इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाए, पूरे गांव जला दिए, क्रॉप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से इतनी डेथ हुई थी कि मतलब किसी भी असंख्यक डेथ आप बोल सकते, किसी भी जो है रेबल में इतनी डेथ आज तक नहीं हुई होगी जितनी इन्होंने उस टाइम पर की। According to some historians, the Great Rebellion failed because the Sipahi lacked a unified command and a consistent strategies, despite some heroic leader. अब इन्होंने क्या बोला, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जो रिबेल था ये बहुत सही था, लेकिन ये क्यों सही नहीं हुआ, फेल क्यों हो गया, क्योंकि जो सिपाही थे, अब जैसे यहाँ पर कभी शुरू हो रहा है, यहाँ पर कभी शुरू हो रहा है, यहाँ पर कभी शुरू हो रहा है, तो एक जो यूनिटी नहीं थी, यहाँ पर लोगों में एकता नहीं थी और स्ट्रेटजी भी कुछ नहीं थी, बस सब ऐसे ही चले जा रहे थे। किसी ने बोल दिया कि हाँ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत सारे हीरोइक लीडर थे जो आगे आ रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन एक स्ट्रेटजीज और यूनिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। द अपस्प्रिंग फेल्ड, ये फिर से फेल हो गया, बट इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट, लेकिन इसकी वजह से एक टर्निंग पॉइंट जरूर आया, स्पेशली इन सोइंग अ सीड फॉर द आइडिया दैट फॉरेन डोमिनेशन वाज अनएक्सेप्टेबल। यानी कि अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि हमें जो है ये फॉरेन जो लोग हैं ये इनका डोमिनेशन अपने ऊपर नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं है। द सीड वुड ग्रो अर्ली इन द 20th सेंचुरी इन अ फुल फ्लैग्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
अब ये जो है ये सीड जो है, उस टाइम तो सीड था सिर्फ, अब ये ग्रो हो गया था जब 20th सेंचुरी बिल्कुल स्टार्ट में थी, उसी टाइम पे पूरा जो है स्ट्रगल उस टाइम तक बन चुका था फ्रीडम का, थ्रो विद डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड चल रहे थे। मीन टाइम इन 1858 द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो 1857 तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करती थी। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह हुआ तो 1858 से जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने कंट्रोल को, इंडिया के जो कंट्रोल को ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद के हाथ में ले लिया था, इनिशिएटिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज। अब 1858 से क्या हो गया, ब्रिटिश राज शुरू हो गया था। ब्रिटिश पॉलिसी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ब्रिटिश जो इनकी कमिटीज़ थी या जो भी इनकी चीज़ें थी, ठीक है, पॉलिसीज़ जो इनकी थी वो लड़ाई करके या इस तरह से चीज़ों को नहीं ले रही थी, बल्कि एक साथ, ठीक है, कंसोलिडेशन के साथ कंट्रोल करना चाहती थी, यानी कि लोगों को बुलाकर मिलाकर वो कंट्रोल करना चाहती थी। द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड सो एज द प्रिवेंट यूनिफाइड रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर। और जो इंडियन आर्मी थी, जो अलग हो गए थे लोग, सिपाही वगैरह जो निकल गए थे, उनको फिर से जो है एक इंडियन आर्मी बनाया गया ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी रेजिस्टेंस फ्यूचर में ना हो। द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कोलोनलाइज्म इन इंडिया। अब यूरोपियन का किस तरह से रहा, सो द यूरोपियन मोस्टली ब्रिटिश कन्क्वेस्ट एंड रूल इंडिया वॉज नॉट अ सिविलाइजिंग मिशन। कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था, जैसे कि वो बोलते हैं हम तो तुम्हें रहना सिखाने आए थे, तुम लोगों को कुछ नहीं पता था, इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी। तो कोई भी इस तरह का ये मिशन नहीं था। इंडियाज़ ओन सिविलाइजेशन वॉज मच ओल्डर देन यूरोप। इंडिया की जो खुद की सिविलाइजेशन है वो यूरोप से बहुत पुरानी है। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सबजेक्शन। ये सिर्फ क्या थे, वो उनको सिर्फ अपने अंडर करना चाहते थे, उन्हें दबाना चाहते थे। एंड एक्सप्लॉयटेशन एग्जीक्यूटिव सिस्टमेटिकली, और मतलब वही कि एक्सप्लॉयटेशन करना, जितना हो सके इनसे पैसा खरीदना है, या मतलब सॉरी पैसा खरीदना नहीं, लूटना है। ओके, नाउ यहाँ पर दो हीरोइंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे हम पहले। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी fought bravely to save her kingdom from British annexation, assisted by the महाराजा तात्या और तात्या टोपे और तंतिया टोपे। नाना साहेब्स military advisor, Rani Lakshmibai managed to escape a besieged Jhansi and to conquer the Gwalior fort, seizing the treasury and the arsenal. अब रानी जो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उन्होंने जो है अपने किंगडम को ब्रिटिश से बचाने के लिए बहुत जो है लड़ाइयाँ लड़ी। इनके साथ जो है मराठा जो है तात्या टोपे और नाना साहेब भी थे, जो इनके मिलिट्री के एडवाइज़र भी थे। तो उन्होंने जो है उनको बहुत एडवाइस दी। तो उन्होंने जो है क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई उन एस्केप कर गए, जो इनकी झांसी को इन लोगों ने, मतलब ब्रिटिश आर्मी ने क्या कर रखा था, घेराबंदी कर रखी थी। तो वहाँ से जो है रानी निकलने में एस्केप कर पाई, और जो है ग्वालियर के फोर्ट को जाकर इन्होंने जीता, और वहाँ की जो ट्रेजरी थी उसको सीज कर लिया, ले लिया। सी वॉज किल्ड ऑन 18 जून 1858 ऑन द बैटल फील्ड। और इस दिन जो है 18 जून 1858 को ये जो है बैटल फील्ड में ही मार दिया गया था इन्हें। द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हु कमांडेड द अटैक ऑन द झांसी नोटेड दैट द रानी वॉज रिमार्केबल फॉर हर ब्यूटी, क्लेवरनेस, प्रिजर्वेंस एंड जेनरसिटी ऑफ टू हर सबऑर्डिनेट। तो उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि वो बहुत ही रिमार्केबल है, किस चीज़ के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, क्लेवरनेस के लिए, अपने जो है दृढ़ता के लिए, ठीक है, और जेनरसिटी, मतलब जो भी उनके पास जाता है, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कर दिया, मतलब अपनी हर एक चीज़ के लिए वो जो है एक रिमार्केबल मतलब एक पोजीशन या हस्ती की तरह वो है। दीज क्वालिटीज़, अब इनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी और साथ में उनका जो रैंक था, रेंडर्ड हर मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द रेबल लीडर। अब इतनी सारी क्वालिटी के साथ, और वो किसी स्टेट की, मतलब किंगडम की रानी है, तो उस ओहदे के साथ वो सबसे ज़्यादा डेंजरस थी ब्रिटिश आर्मी के लिए। सी वॉज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द रेबल। वो बेस्ट थी और सबसे ज़्यादा ब्रेव थी जो विद्रोह कर रहे थे उनमें।
तात्या टोपी कंटिन्यूड फाइटिंग अंटिल अर्ली 1859। तो 1859 तक लगातार जो अंग्रेजों से लड़ाइयाँ करते रहे, बट वॉज बिट्रेड, लेकिन उन्हें धोखा मिल गया एंड हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश हु हैंग्ड हिम। और उनके ही मतलब कोई ना कोई करीबी होता है जो धोखा देता है, और उन्होंने उनको जो है जिसने धोखा दिया उन्होंने ब्रिटिश को उसे हैंड ओवर कर दिया, उसे पकड़वा दिया, और लास्ट में ब्रिटिश ने उन्हें फांसी दे दी। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ऑफ अवध, नॉर्थ सेंट्रल पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल्सो रेजिस्ट द ब्रिटिश लेड रेजिस्टेंस आफ्टर हर किंगडम वॉज एनेक्स्ड एंड जॉइंड द रेबल ड्यूरिंग द 1857 अपस्प्रिंग। तो जब इनका राज्य जो है ब्रिटिश में मिला लिया गया, तो इन्होंने भी जो है 1857 में क्या किया, जो विद्रोह चल रहा था उसको ज्वाइन किया। लीडिंग द डिफेंस ऑफ लखनऊ व्हेन द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू रिकैप्चर द सिटी। तो जो लखनऊ में जो डिफेंस चल रहा था, तो उसमें जो है ये लीड कर रही थी, जिसको जो है ब्रिटिश दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए अटेम्प्ट कर रही थी, यानी कि वो लखनऊ में फिर से अपना रूल लेकर आना चाहती थी। सी रिजेक्टेड ब्रिटिश ऑफर टू ऑफ सेफ पैसेज if she surrendered and ultimately had to take refuge in nearby नेपाल। तो अब इनके साथ क्या हुआ था, उनको बोला गया था कि आप जो है हमें सेफ पैसेज जो है प्रोवाइड करो, कि आप हमें लेकर जाओ कहाँ जाना है और खुद सरेंडर कर दो, और आप जो है बाहर जाके नेपाल में रह लो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इन नवंबर 1858 तो इन्होंने जो इस चीज़ को मना कर दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी संधि या बात नहीं करनी है। देन नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने जो है इशू किया एक प्रोक्लेमेशन मार्किंग द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया था। अभी हमें पता चला कि 1858 से ब्रिटिश रूल जो है शुरू हो गया था। तो जो विक्टोरिया थी उस टाइम पे, जो रानी थी उनकी, उन्होंने इशू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब इंडिया में नहीं चलेगा। सी प्रोमिस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। उन्होंने ये भी प्रोमिस किया कि रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड ग्रेट इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे इंडियन का इंक्लूजन होगा, यानी कि वो भी हायर पोजीशन पर आएंगे। बेगम हजरत महल इशूड अ काउंटर प्रोक्लेमेशन। अब बेगम हजरत महल ने क्या किया, उन्होंने भी एक ऐसा एक इशू किया वहाँ पर प्रोक्लेमेशन, वार्निंग इंडियंस। अब इंडियंस को यहाँ पर उन्होंने वार्न किया नॉट टू ट्रस्ट सच एश्योरेंस, कि इनकी बातों पर यकीन मत करो, एज इट इज़ द अनवेयरिंग कस्टम ऑफ द इंग्लिश नेवर टू फॉरगिव अ फॉल्ट बट बी इट ग्रेट और स्मॉल। कि जो अंग्रेज़ है ये क्या है, इनका ये रिचुअल है या आदत बोल सकते हो, कि ये जो है अपने कोई भी छोटे या बड़े कोई भी इनका फॉल्ट हो, कोई भी इनकी गलती हो, उस पर वे कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, ठीक है, और ना ही किसी को माफ़ करते हैं। इंग्लिश नेवर टू फॉरगिव, किसी को माफ़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपकी गलती छोटी हो या बड़ी। तो ये जो एश्योरेंस हमें दिए जा रहे हैं, इन चीज़ों पर यकीन ना करें, ये हमसे क्या करेंगे, बदला लेंगे। ये चीज़ें थी। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो शोषण वगैरह उनका चल ही रहा था, इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जो भी इनका मन करता वो करते थे, और विद ब्रूटल रिप्रेशन इफ़ नेसेसरी। और अगर उन्हें लगे कि यहाँ पर लोग नहीं मान रहे, तो जितना मतलब क्रूर वो हो सकते हैं, जितना ब्रूटल वो हो सकते हैं, उतना ही ब्रूटल तरीके से वो रिप्रेस करते थे। एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल इंडियन एलाइट हु एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल एज इनविटेबल, द इंडियन सफर्ड द फेट ऑफ मैनी of world's colonized population, abuse, exploitation, violence and uprooting। मतलब कुछ जो है इंडियंस थे, या कुछ एक छोटा सा पार्ट इंडियन का बोल सकते हो, जिन्होंने ब्रिटिश के जो है ये कि हम किसी को नहीं, मतलब हम जो है अविजेता है, या मतलब हमें कोई नहीं हरा सकता, ये वाला जो रूल था उन पे लागू नहीं हुआ था। यानी कि कुछ एरिया था इंडिया का जहाँ पे अभी भी ब्रिटिश का रूल नहीं था, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंडिया का था, उनकी फेट बाकी जैसे दुनिया में कॉलोनाइज पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ रही थी, सेम वैसी ही थी। अब्यूज़ फेस किया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वॉयलेंस उनके साथ हुआ, और उन्हें अपनी ही जगह से उखाड़ के फेंक दिया गया। एट द सेम टाइम द कॉलोनिकल रूल हैड सम लार्जली अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज। अब जो इनके जो रूल थे उनका कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेज होगा। इट ओपन इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड टू द इंडिया।
अब क्या हुआ, लोगों को इंडिया के बारे में पता चला और इंडिया को और लोगों के बारे में। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू अ मच स्मॉलर एक्सटेंट was systematic in documenting every aspect of their conquest। अब जो ब्रिटिश थे और जो फ्रेंच थे, कुछ जगह पे आप बोल सकते हैं, छोटे एक्सटेंट पे आप बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, जो अपनी डॉक्यूमेंटिंग की हर एक एक्सेप्ट में अपनी जीत को जिस तरह बताया, बहुत ही सिस्टमेटिक था। फ्रॉम इट्स ज्योग्राफी, जैसे उन्होंने अपनी ज्योग्राफी दिखाई, दे क्रिएटेड इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स। उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी लिस्ट यहाँ पर बना ली थी, जितने भी एथनिक ग्रुप थे उन सब के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छी लिस्ट उन्होंने बनाई थी। ऑल द लिस्ट वर फ्लोट बिकॉज ऑफ द अनसाइंटिफिक बट प्रिवेलेंट नोटेशन ऑफ रेस। अब जो लिस्ट थी उसमें बहुत सारी गलतियां भी थी, या बहुत सारी जो है आप बोल सकते हैं कि गलतियां ही कह सकते हैं, बहुत सारी कमियां भी थी उसमें, बिकॉज की जो कि उन्होंने अनसाइंटिफिक चीज़ें वो दी थी, ठीक है। और प्रीवेलेंट नोटेशन ऑफ रेस, और रेस जो नस्ल होती है, ठीक है, लोगों की जो नस्ल थी या जो भी उन्होंने उस टाइम पे सोचा होगा, उसमें जो चीज़ें थी वो बहुत अलग थी या वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने बताया। एज जेनेटिक हैज शोन, जैसे जेनेटिक्स में है, रेसेस डू नॉट एग्जिस्ट। दे ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, अब उन्होंने साथ में क्या लिखा, इंडियाज मोन्यूमेंट्स, studying their arts and architecture, restoring some of the ruined ones and initiating the discipline of archaeology। अब उन्होंने साथ में जो है ये भी बोला कि उन्होंने जो है इंडिया के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनकी स्टडी की है, उनके आर्ट और आर्किटेक्चर को पढ़ा है, और जबकि कुछ जो है ख़राब हो गए थे उन्होंने उनको फिर से रिस्टोर किया, बहाल किया है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थी उसको भी सही करने का उन्होंने काम किया है, फिर से सही किया है। बट इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में दे जो भी जितनी भी कॉलोनिकल पावर है, स्टोल थाउजेंड ऑफ स्टैचूज। अब ये सही करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारी हज़ारों मूर्तियाँ चुरा ली हैं, पेंटिंग, ज्वेल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और अदर नेचुरल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड सेंट देम टू यूरोपियन म्यूजियम और प्राइवेट कलेक्शन। अब ये सब इतना अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए शायद इन्होंने कुछ जो है चीज़ें चुरा ली ताकि यूरोपियन म्यूजियम में रख सके या प्राइवेट जो है अपने कलेक्शन में उन्हें रख सके। While this represent a profound cultural loss and violation of India's heritage। अब इससे क्या हो रहा है कि जो एक तो कल्चरल लॉस तो हुआ ही, जो चीज़ें हमारे पास थी हमें पता होती, लेकिन आज हमें नहीं पता है क्योंकि वो लॉस हमारा हुआ है, और साथ में जो इंडिया का हेरिटेज है उसको वोलेट किया गया है। इट ऑल्सो प्रमोटेड सम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट इन द यूरोपियन पब्लिक। अब इससे क्या हो गया, कुछ एप्रिसिएशन भी मिला इंडियन आर्ट को। जब ये लोग वहाँ लेके गए तो उन्हें पता चला कि इंडियन आर्ट तो कितनी अच्छी है, तो यूरोपियन पब्लिक में एप्रिसिएशन मिल गया इंडियन आर्ट को। सच मैसिव थेफ्ट टुक प्लेस ओवर मच ऑफ द कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड। और ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर हुआ, इंडिया में हुआ, पूरे कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ भी इनकी जो है रूल था, वहीं से जो चीज़ें इन्हें अच्छी लगती वो चुरा कर अपने वहाँ पर ले जाते। टुडे देयर आर ऑन गोइंग डिबेट्स एंड एफर्ट्स टू reprioritize some of these cultural treasures to their countries of origin। आज भी जो है इन लोगों में या इस चीज़ें में जो ये उस टाइम की चोरियां हुई थी, तो आज भी बहस चलती रहती है, एफर्ट्स चलते रहते कि जो चोरियां करके जो कल्चरल ट्रेजर जो हैं आप दूसरी जगह से लेकर आए हैं उन्हें उनकी ओरिजिन कंट्री में लेकर दिया जाए या उन्हें जो है यहाँ पर वापस भेजा जाए। इन द सेंटेंस इट ओपन India to the world and the world to India, why do you think we added reopen? So the term reopen, it is used because India was already connected to the world through trade, culture and philosophy long before colonialism। So India जो already connected था पूरे world से। India was a key player in the Silk Route and has established seaports and trade system, exporting spices, gems, cotton, indigo and more। Buddhism and Hinduism spread widely across Asia before British arrival। Thus the British did not open India to the world for the first time, they reconnected it। उन्होंने उसको वापस से reconnect किया था to the global system through their colonial networks। Some argue that stolen cultural heritage has been better preserved abroad than it would have been in India। What is your view on this
रिपरटेशन। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? सो मैनी पीपल बिलीव दैट द स्टोलन आर्ट्स एंड कल्चर ट्रेजर्स ऑफ इंडिया शुड बी रिटर्न टू देयर होमलैंड, वो वापस अपनी जगह आनी चाहिए। These objects are part of our history, identity and pride. Keeping them in foreign museum ignores the injustice of how they were taken. Today, India has the ability to preserve and display them properly in their own museums. So, if brought back, these treasures would inspire Indians and remind us of our rich cultural heritage instead of being kept far away in other countries. Finally, although British scholars were not the first European to master the Sanskrit language, अब ब्रिटिश स्कॉलर तो पहले थे नहीं जिन्होंने जो है संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा। दे स्टार्ट पब्लिशिंग सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू द यूरोपियन लैंग्वेज। तो वो ये बताते हैं कि वो पहले हैं जिन्होंने इंडियन संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनको पहली बार जो है यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, जैसे द भागवत गीता, डायलॉग कृष्णा एंड अर्जुन इन 18 लेक्चर नोट्स, चार्ल्स लिवंस। तो इस तरह के उन्होंने लिखा है द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो बोल रहे हैं कि पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन ये हुआ जो भगवत गीता का था। द मोटिवेशन वर द फ्रेंच एंड द जर्मन एंड द अदर सून फॉलोड, बाकी सबने भी फिर ऐसे ही करना शुरू कर दिया। द मोटिवेशन वर मिक्स, मोटिवेशन उनका सेम था। सम स्कॉलर्स वर जेन्युइन स्टूडेंट्स और एडमायर ऑफ इंडियाज एंशियंट कल्चर, ये नहीं कि सब ऐसे थे, कुछ जो जेन्युइन थे स्टूडेंट थे जो एडमायर करते थे, जानना चाहते थे इंडियन कल्चर को। वाइल अदर वर कन्विंस्ड that by studying Indian languages and text, it would be easier to demonstrate the superiority of Christianity. बाकी जो थे कुछ जो है इस चीज़ से कन्विंस हो चुके थे कि अगर जो हम इंडियन लैंग्वेज और टेक्स्ट को पढ़ लेंगे तो इससे हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा कि हम लोग जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। द स्प्रेड ऑफ संस्कृत स्टडीज़ एंड टेक्स्ट इन यूरोप, अब जो संस्कृत स्टडीज़ का जो टेक्स्ट था वो चीज़ें मतलब जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की वो जब ऑल ओवर यूरोप में फैलने लगी, फॉलोड लेटर बाय अदर इंडियन लैंग्वेजेस, वाज लाइक द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कॉन्टिनेंट। वो इस तरह था कि उन्हें एक नई जगह मिल रही है। इन द वर्ड ऑफ द जर्मन फिलोसफर जॉर्ज हैगल, जैसे कि जॉर्ज हैगल ने बोला कि एक तरह से लोगों को क्या हो गया कि एक नया कॉन्टिनेंट, एक नई जगह उन्हें मिल गई है। इंडियन टेक्स्ट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन फिलोसफर, अब जो इंडियन टेक्स्ट थे जो उनकी लैंग्वेज में चेंज हुए उनका जो है यूरोपियन फिलोसफर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा या बड़ा प्रभाव आप बोल सकते हुआ। राइटर, पोएट्स, आर्टिस्ट एंड सम टाइम स्टेट्समैन, मतलब सबके ऊपर ही उसका एक प्रभाव हुआ जब उन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा। दिस इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द 19th सेंचुरी। अब यही इन्फ्लुएंस, यही प्रभाव जो है एक्सटेंड होते होते यूएसए में गया 19th सेंचुरी में। दिस इज द रिमाइंडर that although political domination may flow in one direction, अब ये रिमाइंडर था एक कि जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो एक ही डायरेक्शन में मे बी फॉलो हो सकता है, लेकिन कल्चरल इन्फ्लुएंस है समटाइम फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये हो गया यहाँ पर चैप्टर ख़त्म। अब जो हमने पढ़ा वो ओवरऑल देख लेते हैं। द पुर्तगाली, द डच एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू इंडिया प्राइमरली बिकॉज ऑफ हर ग्रेट वेल्थ, पहले से पैसे के लिए आए। दे फोर्ट अमंग देमसेल्व्स, खुद में ही लड़ाई हुई कि किसका डोमिनेंस रहेगा सब कंटिनेंट पे, विद द ब्रिटिश गेनिंग द अपर हैंड, और ब्रिटिश उसमें जीत गया। द ब्रिटिश रूथलेस टैक्सेशन पॉलिसी इन्फ्लिक्टेड ग्रेट मिजरी ऑन द पीपल, तो लोगों को बहुत जो है प्रॉब्लम हुई इनकी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उनकी वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाल भी हुए और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। और इन्होंने जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर किया इंडिया में, जबकि इंडिया के पास सब चीज़ें थी, वन थ्राइविंग मैन्युफैक्चर सेक्टर था इंडिया, उसकी वजह से भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इतनी नहीं हो पाई, तो ये सब ब्रिटिश की वजह से हुआ। ग्रेजुअली द ब्रिटिश इम्पोज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे, लीगल सिस्टम थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, ताकि वो पूरी जो है कंट्रोल अपना वहाँ पर इंडियन सोसाइटी पे कर पाए। पुर्तगालीज ने क्या किया, मोस्टली वो रिलीजियस कन्वर्जेंस जो था या कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन था गोवा में जो उन्होंने क्रिएट किया, जो आज तक भी चल रहा है, जो सोशल डिवीज़न है उनका,
ये वो चाहते थे पुर्तगालीज मोस्टली, जो फ्रेंच पॉलिसी थी वो क्रिएट कर रहे थे एक स्मॉल एलाइट ऑफ कल्चरली फ्रेंच इंडियन इन पोंडुचेरी। सो पोंडुचेरी में वो तो जो है पूरा फ्रेंच ही बनाना चाहते थे कि वहाँ पे उसी तरह की सोसाइटी हो जाए जैसी उनकी वहाँ है। सेवरल अपस्प्रिंग टुक प्लेस फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, और 18th सेंचुरी के बाद बहुत सारे जो इस तरह के विद्रोह होते रहे, जिसमें सबसे बड़ा जो ग्रेट रेबिलियन है वो 1857 का है, जिसकी वजह से कॉलोनिकल रूल जो है एक बार के लिए थ्रेटर हो गया था, डर गया था। मोस्ट ऑफ दीज अपस्प्रिंग वर ब्रूटली रिप्रेस्ड, और इनको जो बहुत बुरी तरह से जो है दबा दिया गया था। इन द 19th सेंचुरी इंडियाज क्लासिकल कल्चर इन पर्टिकुलर थ्रू ट्रांसलेट संस्कृत टेक्स्ट फ्लोड बैक टू द वेस्ट, वो फिर से वेस्ट की तरफ गया, क्रिएटिंग ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस। सो जो इंडियन कल्चरल जो थी क्लासिकल टेक्स्ट वगैरह थे, इनको जो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में चेंज किया, उसकी वजह से वहाँ के लोगों पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। वहाँ के लोगों को भी पता चला कि इंडिया की जो टेक्स्ट है, जो चीज़ें हैं, उनमें कितनी चीज़ें हैं, कितना ज्ञान है या क्या क्या है, उनका जो इम्पैक्ट था वो वहाँ पर उनके पास रहा। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज colonialism and give three different definition. So colonialism means when a powerful country take control over another country and use its land, people and resources for its own benefit. It affects the political, economic and cultural life of the country being ruled. Three definition. Historical definition क्या है? Colonialism is when a foreign power control another land and use its wealth for its own interest. Political is the rule of one country over another, removing local rulers and freedom. Third है economic and social definition. Colonialism is when a strong nation exploit the economic and people of a weaker country and force its own language, education and culture on them. तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। Colonial ruler often claimed that their mission was to civilize the people they ruled. Based on the evidence in this chapter, do you think it was true that in the case of India? So no. The British claim to civilizing India was not true. They said they come to improve India through modern education, law and railways. But their real aim was to gain political control and economic benefit. Evidence जैसे कि economic exploitation हुआ, India's raw material like cotton and indigo were taken to support British industries, while Indian craft and textile industries were destroyed. High taxes थे, heavy land tax made farmer poor, and during famines, the British kept collecting revenue instead of giving help. Loss of Indian rule. Many Indian rulers were defeated or forced into unfair treaties. Biased education. English education was promoted to create Indian who thought like the British. Thus, the so-called civilizing mission was only a way to just exploitation and British domination in India. How was the British approach of colonizing India different from earlier European power like the Portuguese or the French? So, the British approach of colonizing India was more systematic, organized, and long lasting compared to the earlier European power like the Portuguese and the French, who were mainly focused on trade and coastal control. की डिफरेंस, मेन एम क्या था? ट्रेड था इनका और सी डोमिनेंस। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। टेरिटरी कंट्रोल लिमिटेड था, मोस्टली इन्हें पोर्ट चाहिए थे, ठीक है, जैसे पुडुचेरी और गोवा का। टूक ओवर वास्ट टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया थ्रू वॉर्स, ट्रीटीज एंड एनेक्सेशन। अप्रोचेस वॉयलेंट थी बट शॉर्ट टर्म की थी, मोस्टली स्टेट कोस्टल एरियाज में। सिस्टमैटिक, यूजिंग डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सपेंड रूल। Military strategies relied on alliance and small armies. बड़ी आर्मी बनाई, इंडियन सिपाही रखे, डिफीटेड मेजर इंडियन पावर्स लाइक बंगाल, मैसूर एंड मराठास। एडमिनिस्ट्रेशन, नो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस वॉज कॉमर्स। एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लाइक ICS, न्यू लॉज एंड लैंड सिस्टम। कल्चरल इम्पैक्ट, माइनर इन्फ्लुएंस था मेनली जो है रिलीजन के लिए, पुर्तगाल जो इनकी क्रिश्चियनिटी थी वो। Deep cultural influence, English education, legal system, railways, Western custom. The British went beyond trading. They built an empire, interfered in Indian politics, introduced new system, and completely reshaped India's economy
and society. In contrast, the Portuguese and the French were mainly commercial power with limited political ambition and smaller territorial countries. India funded their subjunction. What does this mean in the context of British infrastructure project in India like the railway and telegraph works? So during colonial work, the British introduced major infrastructure projects such as the railway and telegraph and postal network. While these appeared modern and progressive, their main purpose was to serve British interest, not the welfare of Indian taxes. Explanation: Indian peasants, farmer, and worker were heavily taxed. This money was used to finance infrastructure project, railways, built to transport raw material जैसे कि cotton, coal, indigo from the interior to port of for British industries, snow to help Indian travel or trade. Telegraph and communication set up mainly to maintain fast communication between British official and troops helping suppress Indian revolt quickly. No Indian benefit. Indians bore the cost through taxes, land revenue, and labor while getting very little in return. Education, health, and rural development were ignored. So, the infrastructure may have modernized India physically, but it was funded by Indian to strengthen British economy and military power. So, Indian unknowingly paid in the form of heavy taxes and natural resources in India for the very tools used to dominate and exploit them. So, why does the phrase divide and rule mean? What does that mean? And give example. So, divide and rule means refers to a strategy used by the British to maintain their control over India by creating or deepening division among Indians, especially on the base of religion, caste, reason, or class, and so that Indian would not unite and against British rule. तो इनका मेन काम ये था कि लोगों को आपस में लड़वा दो ताकि वो हमारे खिलाफ ना लड़ पाए. अब वो कोई भी रीज़न हो सकता था, उनका रिलीजन, कास्ट, रीज़न, कुछ भी. सो एग्जाम्पल है जैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड. द ब्रिटिश ओफन पोर्ट्रेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज डिफरेंट एंड अपोजिंग कम्युनिटीज. इन्होंने ही दिखाया कि ये अलग है, तुम अलग हो. दिस लेड टू ग्रोइंग मिसट्रस्ट एंड लेटर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसी की वजह से ये हुआ. प्रिंसली स्टेट्स हुआ वर्सेस ब्रिटिश ऑफ इंडिया. द ब्रिटिश kept Indian princes loyal by giving them gifts, titles, or autonomy. This helped prevent a united Indian front. The British mastered the art of divide and rule, using religious, social, and political differences among Indians to keep them weak and disunited, making it easier for a small foreign power to rule a vast country. Now choose one area of Indian life, such as agriculture, education, trade, or village life. How was is affected by colonial rule? Can you find any sign of those changes still with us today? Express your ideas. So, colonialism and Indian agriculture. Under British rule, Indian agriculture changed completely, but not for the benefit of farmer. The British forced farmer to grow cash crops, जैसे कि indigo, cotton, opium, which were needed by British industries instead of food crops for India. The permanent settlement of 1793 made Jamidar collect land taxes, which caused the exploitation of peasants and led to poverty and death. Many farmers suffered during frequent famines while grains were exported to Britain. Railways were built mainly to carry raw materials to port, not to help farmers. Even today, problems like farmer debt, unequal land ownership, and focus on cash crops can be traced back to colonial agriculture policies. Imagine you are a reporter in 1857. Write a brief news report on Rani Lakshmi Bai resistance at Jhansi, including a timeline or storyboard showing how the rebellion began, spread, and ended. So, सारी चीज़ें बतानी है. So the Jhansi Flame, Rani Lakshmi Bai heroic resistance, June 1858. Once Mishra, the Hindustan Ireland. Rani Lakshmi Bai, the brave queen of Jhansi, became a symbol of courage during the revolt of 1857, when the British tried to take over Jhansi under the doctrine of lapse. Denying her adopted son Damodar Rao
the throne. She refused to give up and declared, I shall not surrender my झांसी. तो डॉक्ट्रिन और जो लेफ्ट की जो उन्होंने अपना नया लॉ लेकर आए थे उसके अकॉर्डिंग वो झांसी को लेना चाहते थे, लेकिन रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. She led her soldiers, including women, with great bravery against the British. After fierce battle, बहुत ज़्यादा बैटल के बाद झांसी was captured in April 1858, but Rani escaped and joined Tatya Tope at Gwalior. She fought her final battle fearlessly and was martyred on 17 June 1858. Her leadership and sacrifice continue to inspire Indian even today. टाइमलाइन और स्टोरी बोर्ड जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई एंड द 1857 रिवोल्ट. 1853 में आफ्टर द डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव द ब्रिटिश एनेक्स्ड झांसी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस अनफेयर डिसीजन बट हर अपील वॉज इग्नोर्ड. 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुआ 1857 का, बिगेन इन मेरिट एंड सून spread of many parts of North India. Inspired by this upspring, Rani Lakshmibai decided to protect her kingdom from British rule. June 1857. The people and soldiers of Jhansi joined the rebellion. Rani Lakshmibai took command of her army and began preparing to defend her state with courage and determination. March 1858. The British army, led by Sir Hugh Rose, attacked Jhansi. Rani Lakshmibai fought bravely and organized a strong defense, inspiring every woman to join the battle. April 1858. After days of heavy fighting, Jhansi was captured by the British. However, Rani Lakshmibai escaped with her loyal soldiers and continued to struggle. June 1858 में क्या हुआ? She joined forces with Tatya Tope at Gwalior and fought her final battle against the British. On 17 June 1858, Rani Lakshmibai was martyred while fighting bravely for her country. Freedom. Imagine an alternate history where India was never colonized by European power. Write a short note about 30 words. So the lotus never wilted. In an alternate history, the European power never reached India. The country continued to grow under strong kingdom like the Marathas, Rajput, Mysore and Sikh, who later formed a Bharatiya Sabha to promote peace, trade, and cooperation. India developed its own industries in textile, metalwork, and shipbuilding through trade with countries like Japan and China. Great universities such as Takshila and Nalanda were rebuilt, where ancient learning was combined with modern science. Indian languages, art, and culture flourished freely without foreign control. By 1900, India became a global knowledge center for knowledge, science and Ayurveda. The caste system grew weaker as reformer promoted equality and education for all. In 1947, India proudly led the World Congress of Civilization, showing unity and progress. The tricolor flag symbolized not freedom from rule, but India's strength, diversity, and self reliance. The lotus of India bloomed peacefully, untouched by foreign rules. Now, role play: enact a historical discussion between a British official and an Indian personality, जैसे कि दादा भाई नारोजी और कोई भी ब्रिटिश कॉलोनिकल रूल इन इंडिया. लंदन, लेट 1819. और आफ्टर डिबेट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, मिस्टर नारोजी, यूर ड्रेन ऑफ वेल्थ आइडिया सीम exaggerated. The British have built railways, schools, and law in India. Don't you think these are benefits? So, sir, I agree that railways and schools were built, but they were made with Indian money for British use. India's wealth is being drained for Britain through unfair trade and taxes. तो जो भी official है, but India is a part of empire. This development would not have happened without British rule. इसके बिना तो हो ही नहीं पाता. Progress cannot come from exploitation. सही है, लेकिन एक्सप्लॉइट करके किसी चीज़ को या किसी इंसान को प्रोग्रेस करना वो सही नहीं है. रेलवेज वर बिल्ड टू टेक रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश फैक्ट्रीज, नॉट टू हेल्प इंडियंस. जो रेलवे बनी है वो सिर्फ रॉ मटेरियल पहुंचा रही है ब्रिटिश फैक्ट्रीज को, लोगों की हेल्प नहीं कर रही. आवर इंडस्ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड एंड पीपल सफर फ्रॉम पुअर्टी एंड फैमिली. ऑफिशियल, दैट इज हाउ एम्पायर्स वर्क, मिस्टर नारोजी. So, Naroji, then let justice begin with self-rule. India is capable of governing itself. We want fairness, dignity, freedom,
नॉट चैरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर अ लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जैसे कि ट्राइबल, पीजेंट या प्रिंसली स्टेट जो भी है आपके आसपास की, आपकी स्टेट की बतानी है आपको। और रीजन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, प्रिपेयर अ रिपोर्ट और पोस्टर डिस्क्राइबिंग इट, जैसे कि व्हाट वाज द स्पेसिफिक ट्रिगर, अगर कोई था तो लेड किसने किया मूवमेंट को, डिमांड क्या क्या थी, हाउ डिड द ब्रिटिश रिस्पोंड एंड हाउ इज दिस इवेंट रिमेंबर्ड टुडे, और आजकल इसे लोग कैसे याद रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है संथाल रेबेलियन, प्रेजेंट डे जो कि झारखंड में है संथाल्स। ट्रिगर पॉइंट क्या था, द संथाल वर badly exploited by the zamindar, moneylenders and British official. Heavy taxes, loss of lands and constant debt forced them into poverty and suffering. Now, beginning of the revolt. In June 1855, in the village of Bong Naidin, leaders Sidhu and Kanu Murmu, along with their brother Chand and Bhairav, raised the flag of revolt. Over 60,000 Santhal joined them, declaring they would not pay taxes or follow British rule. Demand and actions. They demanded an end of Jamidari operations, return of tribal land, and justice for their people. The rebels attacked British officials and moneylenders using bows, arrows, and traditional weapons. British response. अब क्या response था? The British cursed the rebellion with brutal force. Thousands were killed and the leader were captured and executed. Legacy. The Santhal rebellion became the first major tribal uprising against British rule. June 30 is celebrated as Hul Divas or Day of Revolt. Statue of Sidhu and Kanu Murmu stand in Dhumka and Ranchi, and the Santhal Hul Museum keeps their memory alive. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।